गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से प्राचीन इतिहास के बारे में आप पढ़ रहे थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं अपने मगध साम्राज्य के पास। इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा महाजनपद का उदय, कैसे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, हम उस फिगर में देख चुके हैं। हमने याद करने का आपको तरीका भी बताया था, कैसे महाजनपद को एक क्रम से याद करना है। उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा हुआ जो बाकी 15 महाजनपद पे भारी पड़ गया। आज वही महाजनपद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो इन 16 महाजनपद में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा विस्तारवादी नीति अपनाने वाला साम्राज्य कौन था? मगध साम्राज्य। तो आइए आज हम उन्हीं मगध साम्राज्य पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल सर्विस, आईएएस, बीपीएससी या ईपीएफओ की तैयारी करने वाले हैं, या सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, या कोई भी इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हो, तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। हर एग्ज़ाम में ये यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और ख़ास करके बिहार के एग्ज़ाम में तो ये इनके यहाँ से प्रश्नों की भरमार रहती है। तो आइए इन्हीं सब महत्व को देखते हुए हम आज मगध साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य कैसे ये सब पर भारी पड़ गया। आज हम उसी का पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो देखते हैं पार्ट 1 में हम ये क्या अभी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा था, महाजनपद में 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 बड़े बड़े राज्य थे, और इन 16 बड़े राज्य में एक ऐसा राज्य पैदा हुआ, मगध साम्राज्य। ये गंगा नदी के किनारे किनारे ये स्थित था, और इन 16 महाजनपद में ये मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा मजबूती रूप से उभर करके आया, और सभी 15 महाजनपद को ये अपने साम्राज्य में मिला लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम वही देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आखिर दूसरे महाजनपद का उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ। गांधार है, यहाँ तक्षशिला गांधार है, कंबोज है, उज्जैन है, मत्स्य है, वत्स है, कौशाम्बी है, इन सब महाजनपद का उदय क्यों नहीं हुआ ज़्यादा, और मगध साम्राज्य ही क्यों इन सब पे भारी पड़ गया? ये मेंस में कई बार सवाल आ चुका है। आइए जरा हम देखते हैं, तो मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे। इन सारे उदय के 3 कारण थे: राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण और आर्थिक कारण। इन्हीं 3 कारणों के अपेक्षा ये ऐसा चीज़ अपनाया मगध साम्राज्य कि सब साम्राज्य पे भारी पड़ गया। तो आइए देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। मगध के शासकों का साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी नीति का होना, ये सबसे प्रोमिनेंट था। इन 16 महाजनपद में मगध के ही राजा के अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि क्यों ना हम इन 15 महाजनपद पे कब्जा कर लें हम। बाकी और कोई राजा सोच ही नहीं रहे थे, बस वो सिर्फ और सिर्फ अपने में ही खुश थे कि बस हमको एक राजा हम बन गए हैं, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। वो सोचते ही नहीं थे कि हम अपने राज्य का विस्तार भी करें, नहीं सोचते थे। लेकिन मगध साम्राज्य ने इस बात को सोचा कि नहीं, हमें साम्राज्य विस्तार करना है। तो यहाँ के राजाओं में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, जैसे आधुनिक काल में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति थी, और विश्व के लगभग आधे देशों पर वो कब्जा किया था, और महत्वाकांक्षी नीति भी था। ये दोनों उसके साथ प्रबल रूप से यहाँ के सारे शासकों में था। मगध के सारे शासकों में ये प्रबल भावना थी, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, या महापद्मनंद हो, या घनानंद हो, कोई भी साम्राज्य हो, उन सब के अंदर यही प्रवृत्ति थी, और इसी प्रवृत्ति के कारण वो सारे राज्यों को रौंद डाला था। इसके बाद हम देखते हैं भौगोलिक कारण। क्या भौगोलिक कारण था? चारों ओर से साम्राज्य 2 चीज़ों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे कि आप देखेंगे गंगा नदी है, यहाँ पर घाघरा नदी है, इधर में सोन नदी है। तो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था हमारा बिहार आज का।
या उसे पटना कह सकते हैं, पूरी तरीके से बिहार ही को मान के चलिए। और इस बिहार में चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था। इस तरह से बाहरी आक्रमण से ये पूरी तरह निश्चिंत था और बाहर के प्रदेश के आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये ऐसा कारण था, इसको भौगोलिक स्थिरता ऐसी प्रदान की हुई थी कि ये अपना विकास कर सकता था। तो ये भौगोलिक कारण भी मगध साम्राज्य के साथ बहुत ही साथ दिया। इसके बाद इसका सबसे प्रोमिनेंट आर्थिक कारण था। अगर किसी भी देश में अगर वहाँ के शासक साम्राज्यवादी हों और अर्थव्यवस्था ही सही न हो, सेना के खर्च उठाने की शक्ति ही न हो, तो फिर वो राज्य विकास नहीं कर सकता है। और मगध के साथ यही था कि ये तीनों चीज़ इसके पास था। आर्थिक कारण, लोहे के गलाने से परिचित है, यानी कि लोहा तो प्रचुर मात्रा में बिहार में था, आज भी यहाँ पर है। आज झारखंड भले ही अलग हो गया है, लेकिन वो बिहार में ही झारखंड राज्य था और सारे के सारे खनिज संपदा से भरपूर था बिहार। तो लोहा सबसे महत्वपूर्ण ये धातु बनकर निकला और इसके अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे और सेना को दिए जाने लगे। तो लोहे से दो फायदा हुआ, एक तो अस्त्र शस्त्र के निर्माण हुआ और इसको युद्ध में मदद मिली। इसके से लोहे के हल से कृषि का विकास हुआ। इसके मदद से लोहे के हल से कृषि का विकास हुआ। अगर हल नहीं बनता तो ज़्यादा कृषि का विकास नहीं होता, और जितना ज़्यादा कृषि का विकास हुआ उससे आय बढ़ी, और आय जैसे ही कृषकों की बढ़ी, सरप्लस हुआ, तो ये लोग मजबूत सेना रखने में सक्षम हुए और सेना के बल पर ही इन 15 महाजनपद को मिलाया ये मगध साम्राज्य। अगर इसके पास सरप्लस नहीं होती, अनाज होता नहीं, लोग पेट भर खाना नहीं खाते, तो कैसे लड़ते हैं। और ये मगध साम्राज्य के साथ ये बिहार में प्रकृति ने भरपूर मात्रा में इसको दे दिया था और इसका लाभ उठाने के लिए कई बिहार के शासक तैयार बैठे थे और उसने लपक लिया और इस तरह से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होने में 3 चीज़ों का अहम रोल है, राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण और आर्थिक कारण। इसी के कारण ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। यही आपको मेंस में लिखना है, यही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यही प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शनल में यहाँ से 100% सवाल आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस मगध साम्राज्य पे, आपको ये तो पता ही होगा, हमने जो क्रम वाइज लिखा है पिछले क्लास में भी हमने इस वीडियो में बताया था कि कौन से नंबर पे कौन कौन से महाजनपद थे। तो चलिए एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने अंगराज से शुरू किया था, तो सबसे पूर्व में अंगराज, ये अंग है, दूसरा मगध है, तीसरा यहाँ काशी है, यहाँ पर वत्स है, फिर इसके बाद में कंबोज है, ये आपका ये यूपी में पड़ता है आपका, ये है आपका, हाँ शूरसेन है, ये शूरसेन हो गया। वत्स की राजधानी यहाँ पर कौशाम्बी थी, ये शूरसेन। फिर इसके बाद यहाँ पर है कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर यहाँ पर है तक्षशिला, ये कांधार है, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। फिर यहाँ पे कंबोज है जिसकी राजधानी हाटक थी। इसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ 9 नंबर है पांचाल है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कौशल देश, कौशल के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ मल्लों की राजधानी मल्ल थे और यहाँ पे 12 नंबर वज्जित है। इस तरह से एक साइड हमने पहले पूरा किया। इसके बाद अब हम इधर में आएंगे। 13 नंबर ये है मत्स्य है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। फिर इसके बाद 14 नंबर यहाँ पर अवंती थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके बाद फिर यहाँ पर था चेदी जिसकी राजधानी महिष्मती कुछ और थी, शक्तिमती थी। और सबसे लास्ट में दक्षिण में थी अश्मक था जिसकी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था, पैठन या प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है। तो इन 16 महाजनपद में मगध का कैसे उदय हुआ, ये 3 कारण हम आपके सामने रख दिए। अब हम आते हैं कि इस मगध साम्राज्य पे कौन कौन से वंशजों ने शासन किया। तो प्रमुख शासक के रूप में कौन कौन से आते हैं? प्रमुख शासक
मगध पर शासन करने वाले प्रमुख शासक और विस्तार, कहाँ से कहाँ तक विस्तार करने वाले शासक थे। तो सबसे पहले हम विस्तार को देखेंगे। हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक इस साम्राज्य का विस्तार ही किया गया। अशोक अंतिम राजा हुआ जो मगध का विस्तार किया। इसके बाद अशोक के पतन के बाद फिर कोई वैसा राजा पैदा नहीं हुआ जो मगध को फिर विस्तार कर पाए। वहीं से फिर मगध राज्य सिमटता हुआ चला गया। तो हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक इसका विस्तार किया गया। तो हम देखते हैं मगध साम्राज्य पे कौन कौन से ये शासक थे यहाँ पे जो क्रमवाइज शासन किए थे। सबसे पहले हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में भी पुराणों में या महाभारत में जिक्र मिलता है कि हर्यक वंश से भी पहले एक और वंश का शासन था जिसे हम बृहद्रथ के नाम से जानते हैं, और उसका बेटा आता है जरासंध, जिसके महाभारत में भीम के द्वारा मारा गया था, और उसके निशान राजगीर में अभी भी हैं। उसके जरासंध के पैरों के निशान आज भी राजगीर में हैं, ऐसा बताया जाता है। तो हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश और उसका पुत्र जरासंध, इन दोनों का मिलता है। इसके बाद से व्यवस्थित रूप से हर्यक वंश के बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। क्यों मिलना शुरू हो जाती है? क्योंकि इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म यहीं एक साथ पैदा हुए। तो उनके जब ग्रंथ की रचना की गई तो जब वहाँ राजा का जिक्र आता था तो इन्हीं राजाओं का नाम आता था। इसलिए हमें यहाँ से प्रूफ पूरी तरीके से मिलना शुरू हो गया। तो हर्यक वंश में तीन राजा यहाँ पे शासन किए। कौन कौन से किए? सबसे पहले बिंबिसार किया, अजात शत्रु किया, अजात शत्रु का फिर बेटा उदयन। तो ये तीन लोगों ने मगध साम्राज्य पे, एक ही वंश के तीन लोगों ने शासन किया। फिर इनका शासन अंत कर दिया जाता है। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में सबसे प्रतापी शासक रहता है कालाशोक रहता है। तो कालाशोक फिर यहाँ पे राज करता है मगध साम्राज्य पे। कालाशोक जब मर जाता है, इसका वंशज जब खत्म हो जाता है, तो इसके बाद फिर नंदवंश का शासन चलता है, नंदवंश। और अभी तक के वंशजों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली ये महापद्म नंद रहता है। महापद्म नंद सिंचाई शुरू करने वाला ये पहला शासक, नहर के द्वारा सिंचाई करने वाला ये पहला शासक रहता है महापद्म नंद। फिर इसके बाद घनानंद, इसके बाद ये नंदवंश का अंतिम 9वां शासक था घनानंद, जो सिकंदर के आक्रमण के समय का ये शासक था। ये जब मगध में यहाँ पे शासन कर रहा था घनानंद, तो सिकंदर यहाँ से आक्रमण किया था और यहाँ पर ब्यास नदी यहाँ पर था। तो यहीं पर राजा पोरस के साथ युद्ध करते हुए फिर यहीं से संधि किया और फिर यहीं से लौट के चला गया था। तो उस तरह यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं आ पाया था। फिर बाद में नंदवंश, इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हमें यही तीनों वंशज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर हम आपको और आगे बता देते हैं कि इसके बाद भी और मगध साम्राज्य पे कौन कौन से शासन किया। इसके बाद में इसी साम्राज्य पर मौर्येतर तथा शुंग वंश के लोगों ने शासन किया इसी मगध साम्राज्य पे। मौर्य वंश में कौन कौन लोगों ने शासन किया यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन तीन राजाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में लगभग इन्हीं तीनों के बारे में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मौर्य वंश के बाद फिर मौर्येतर काल आता है। फिर मौर्येतर काल, इसमें मौर्येतर काल में शुंग वंश और कनौ वंश। जब अशोक के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है, उसका सेनापति रहता है शुंग, पुष्यमित्र शुंग रहता है। ये सेनापति अपने शासक की हत्या कर देता है और फिर इसके स्थान पर नया एक ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी करता है, शुंग वंश की स्थापना भी करता है। फिर इसके बाद इसका अंतिम शासक को कनौ वंश के लोगों ने मार दिया और फिर यहाँ पे कनौ वंश की स्थापना होती है। इसके स्थापना होने के बाद फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल की 2 राजधानियाँ बनती, एक पाटलिपुत्र में भी बनाता है और दूसरा उज्जैन में भी वो बनाता है। तो चंद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त आता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय भी आता है और फिर स्कंदगुप्त आता है
और इस तरह से यहाँ पे मगध साम्राज्य पे गुप्त काल तक शासन होता है। और इसके बाद फिर ऐसा पतन होता है मगध साम्राज्य का, पाटलिपुत्रा का, कि फिर इसका कोई नाम लेने वाला तक नहीं रहता है। लेकिन फिर कुछ और भी आते हैं, पाल वंश फिर आता है, तो थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय बनाता है, तो कुछ फिर उदय होता है, लेकिन उस तरीके का उदय नहीं हो पाता है जो इस कालखंड में इसका गौरव रहता है। तो इसके गौरव को फिर बाद में नहीं लौटाया जा सका, लेकिन आज भी हमारे बिहार का आज भी वही गौरव है जो प्राचीन काल में था। इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम आज के टॉपिक को यहीं रोकेंगे। अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों वंशज के लोग हैं कैसे कैसे यहाँ शासन किए, क्या क्या शासन किए, शासन के दौरान इन्होंने क्या क्या कौन कौन से चीज़ें नई नई विकसित की, और इनके बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताब में नहीं बताई जाती है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम वो सब अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। इतना समझ लीजिए कि ऐसा वीडियो, इतिहास में ऐसा वीडियो आपको न कभी पहले मिला था न आगे कभी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को कभी मिस मत करिए और ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में सभी लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अनलाइक करते हैं तो उसका कारण बताइए। धन्यवाद दोस्तों।